Hi students, in the last class we had done till elasticity of supply. बच्चों लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग हम लोगों ने कर लिया था. मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने के बाद बच्चों मैंने आपको 5 डिग्रीज बताई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, जिन्हें हमने एक्सप्लेन नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था क्या, मैं रिवाइज कराऊंगा फिर से आपको एक बार. और वो 5 डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज 5 डिग्रीज है क्या. बच्चों आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो कर ही लिया. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम तो बच्चों नहीं आती आप लोगों को, लेकिन फिर भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई. इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई. हम सप्लाई का रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है. सप्लायर का रिएक्शन, सप्लाई का रिस्पॉन्स. हम सप्लायर का रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लायर कितनी सप्लाई में चेंज करता है. समझ पा रहे हो मेरी बात. इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस. अगर मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई में रिस्पॉन्स सिर्फ प्राइस से तो नहीं आता. सप्लाई में रिस्पॉन्स बहुत सारे फैक्टर्स से आता है. आपने पढ़े इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स भी, आपने पढ़े मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स भी बच्चों. तो इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स क्या थे? प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, आप सबने पढ़ा. तो इन सभी फैक्टर्स से सप्लाई में चेंज आ सकता है बच्चों. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट. तो वहां हम कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि प्राइस ऑफ गिवन गुड. तो अगर प्राइस के चेंज होने से बच्चों सप्लाई में चेंज आता है, और कितना परसेंटेज चेंज सप्लाई में आया, कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, उसका रेशियो करके हम कोएफिशिएंट निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का. वो क्या है? वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. कौन सी इलास्टिसिटी बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कोएफिशिएंट्स जो आपके आ सकते हैं बच्चों, हमने एग्जांपल लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले मैंने आपको बोला था बच्चों कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप और कैसे लिख सकते हो? इट इज द रेशियो. इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हम लोगों ने एग्जांपल लिया था बच्चों. एग्जांपल क्या लिया था, ध्यान देंगे. हम लोगों ने एग्जांपल लिया था बच्चों कि मान लीजिए 10% प्राइस फॉल हुए. 10% प्राइस के फॉल होने से सप्लाई में 20% का फॉल आ गया बच्चे. तो आपने फॉर्मूला पुट किया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, आपका आंसर आया बच्चों 2. एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपका जो कोएफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. आप लोगों को याद होगा बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब करते थे तो आपका आंसर नेगेटिव आता था, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. आप याद रखें बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव and the coefficient of price elasticity of supply is always positive, क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है बच्चा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये फॉर्मूला हमने किया, एग्जांपल पुट किया, आपका आंसर 2 आया बच्चों. क्या आपका आंसर हमेशा ही 2 आएगा? नहीं, आपका आंसर 2 आया, आपका 1 भी आ सकता है. अगर आपका आंसर 1 आता है उसे आप बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. ओके, ES इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. आपका आंसर 2 आ रहा है यहां पर, तो एक से बड़ा आ रहा है, इट मींस मोर इलास्टिक सप्लाई. आपका आंसर एक से छोटा भी आ सकता है, आप बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई या फिर इन इलास्टिक. आपका आंसर 0 भी आ सकता है, आप बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक. आपका आंसर इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड आता है, आप बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक. तो आपके पास बच्चों, आपके पास 5 तरह की डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की हो सकती है बच्चों, एज लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अगर आपका आंसर 1 आता है बच्चा, आप बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. आपका आंसर अगर मोर देन 1 आता है बच्चों, आप बोलोगे मोर इलास्टिक, हाई इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, या सिर्फ इलास्टिक भी आप कह सकते हैं. इसी तरह से ये बहुत सारे नेम्स आपके सामने हैं. इन नेम्स को हमेशा आपको याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आए बच्चों. ठीक है, अब क्या करेंगे आज की क्लास में आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आज हम करने वाले हैं इन सारी डिग्रीज की एक्सप्लेनेशन विद हेल्प ऑफ डायग्राम, मीनिंग, फॉर्मूला, एवरीथिंग. बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों. सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज ES इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले ES इक्वल्स टू 1. बच्चों कोई भी डेफिनेशन
कोई भी डेफिनेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला आप पुट करते हैं, ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों आपका आंसर 1 आना चाहिए ना, आपको 1 आंसर चाहिए, तो 1 कब आएगा? जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज अगर सप्लाई में हो जाए। बच्चों 10% से प्राइस इंक्रीज हुआ, एज अ रिजल्ट 10% से ही सप्लाई बढ़ गई। आप पुट करते हैं फॉर्मूले में कि 10% डिवाइड बाय 10%, तो आपका आंसर क्या आता है बच्चों? बोलो, आपका आंसर आता है 1। प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी 10% से इंक्रीज हो गई, आपका आंसर बच्चों आया 1। आपने बोला इसको यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन क्या बोलेंगे बच्चों? when percentage change, when percentage change in quantity supply is equals to, when percentage change in quantity supply is equals to percentage change in price is called unitary elastic supply। बहुत सिंपल। ओके, तो फिर से, when percentage change in quantity supply is equals to percentage change in price, it is called unitary elastic supply। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनना। अब इस डिग्री का आप अगर डायग्राम बनाते हैं, आपको ये देखना है सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी इन केस ऑफ ES इक्वल्स टू 1। सप्लाई कर्व कहां से शुरू होगा इन केस ऑफ ES इक्वल्स टू 1? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स एक्सिस में आप प्लॉट करते हैं बच्चों प्राइस, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई, एंड वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करते हैं बच्चों प्राइस। आपने क्या किया बच्चों? आपने एक इनिशियल प्राइस ले लिया OP, इनिशियल क्वांटिटी ले ली OQ। ओके, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी आपने ले ली बच्चों OP एंड OQ। आपने प्राइस में 10% का इंक्रीज किया बच्चा, आपने प्राइस में 10% का इंक्रीज किया और सप्लाई में भी बच्चों 10% का इंक्रीज हुआ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके प्राइस 10% से बढ़ गए और सप्लाई भी एज अ रिजल्ट 10% से बढ़ गई, तो आपने ये देखा कि आपका सप्लाई कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्ट्रेट 45 डिग्री, ये आपका सप्लाई कर्व होगा बच्चों। तो आप बोलोगे इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इन केस ऑफ ES इक्वल्स टू 1, सप्लाई कर्व आपका शुरू कहां से होता है बच्चों? आपका सप्लाई कर्व शुरू होता है ओरिजिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे MCQs बन सकते हैं बच्चों, कौन सी डिग्री में कौन सा कर्व कहां से शुरू होता है। तो in case of ES equals to 1, supply curve start from point of origin, but अगर ऑप्शन होता है make 45 डिग्री एंगल, make 65 डिग्री एंगल, make 75 डिग्री एंगल, कौन सा करेक्ट है बच्चों? ऑल आर करेक्ट। ऑरिजिन से सप्लाई कर्व शुरू हो रहा है, अगर डिग्री कोई भी है डजंट मैटर, ES इक्वल्स टू 1 होगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, देखो आपको डायग्राम से समझाता हूं बच्चों। अगर आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये एंगल मान लीजिए बच्चों 45 डिग्री का है, अगर एंगल 75 डिग्री का भी होता बच्चों, अगर एंगल उससे भी कम डिग्री का होता बच्चों, अगर सप्लाई कर्व स्टार्ट ओरिजिन से एंगल कोई भी है, आपका ES इक्वल्स टू 1 होगा बच्चों। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी कर्व पे आप देख लो, जितने प्राइस आप इंक्रीज करोगे उतना ही सप्लाई में इंक्रीज आएगा बच्चों। कोई भी कर्व पे आप देख लेना। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर सप्लाई कर्व शुरू हो रहा है ओरिजिन से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, एंगल कोई भी बन रहा हो बच्चों, कोई भी एंगल बन रहा हो, ES इक्वल्स टू 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट डिग्री पे। आपकी फर्स्ट डिग्री थी ES इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बच्चों सेकंड डिग्री कौन सी है? सेकंड डिग्री कौन सी है बच्चा? आपकी सेकंड डिग्री है ES मोर देन 1। आपका आंसर एक से बड़ा कब आएगा बच्चों? अगेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चा, ES more than 1, ES more than 1, more elastic supply, more elastic supply। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मोर इलास्टिक सप्लाई बोल दो इसको आप, हाई इलास्टिक बोल दो इसको बच्चों आप,
सिर्फ इलास्टिक इसको आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या है बच्चा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको आंसर चाहिए बच्चा मोर देन वन, एक से बड़ा। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ, एज अ रिजल्ट सप्लाई में 40% का इंक्रीज हो गया। बच्चों प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ, एज अ रिजल्ट सप्लाई में 40% का इंक्रीज हो गया। आपका आंसर बच्चों आया 4। दिस इज मोर देन वन, यस और नो बोलो। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन बच्चों, when percentage change in quantity supply, when percentage change in quantity supply is more than, when percentage change in quantity supply is more than percentage change in price, it is called more elastic supply. Okay, it is called more elastic supply. तो बच्चों ध्यान रखो, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। दिस इज मोर इलास्टिक सप्लाई। अब मेन बात क्या है, अगर आपसे पूछते हैं इन केस ऑफ मोर इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व कहां से शुरू होगा, क्या स्लोप होगा, स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा, सब कुछ ध्यान रखना है। ES इक्वल्स टू 1 में आपका सप्लाई कर्व शुरू कहां से हुआ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, डजंट मैटर कौन सा डिग्री बना रहे हैं। अब ES मोर देन 1 में आप देखिए बच्चों कि आपका सप्लाई कर्व कहां से शुरू होता है, कैसा बनता है। बच्चों y एक्सिस एंड x एक्सिस अगेन आप लिखते हैं यहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ओके। उसके बाद आप इनिशियल प्राइस लेते हैं OP, इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं OQ। यहां तक आपको कोई डाउट बच्चा बोलो, कितना समझ में आप। अब मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ और सप्लाई में 40% का इंक्रीज आ गया बच्चा। आप प्राइस को 10% से इंक्रीज कर दो बच्चों, थोड़ा सा गैप लो, और सप्लाई को 40% से इंक्रीज करना है, मतलब प्राइस से ज्यादा चेंज सप्लाई में हुआ है, तो आप सप्लाई का गैप ज्यादा रखेंगे। सर प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती है, दोनों ही चीजें बढ़ रही है बच्चों, ध्यान रखना। तो प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ, सप्लाई में 40% का इंक्रीज हुआ, आपका सप्लाई कर्व कैसा आ रहा है बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग तो आएगा। आप इस पॉइंट और बी को ज्वाइन कीजिए, आप ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, आपका कर्व जहां जा रहा है वहां लेके जाइए। अब नीचे देखो आपका सप्लाई कर्व कहां जा रहा है, आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन पे टच करेगा ही नहीं बच्चों। आपका सप्लाई कर्व टच करेगा कहां पर बच्चों, बोलो कहां टच करेगा, आपका सप्लाई कर्व टच करेगा बच्चों y एक्सिस पे। तो यहां पर इन केस ऑफ ES मोर देन 1 सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम above the point of origin, supply curve starts from above the point of origin। बच्चों ये ध्यान रखना, above the point of origin, ठीक है, above the point of origin। तो यहां पर सप्लाई कर्व स्टीपर है या फ्लैटर, क्वेश्चन ये अराइज होता है। आपने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व, लोअर द इलास्टिसिटी स्टीपर द कर्व। आपकी इलास्टिसिटी यहां ज्यादा एक से बड़ी, आपका कर्व भी देखो फ्लैटर आ रहा है, दिस इज फ्लैटर कर्व। तो इन केस ऑफ ES मोर देन 1 सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। अभी जब मैं ES लेस देन 1 बनाऊंगा, ES लेस देन 1 बनाऊंगा, वहां आपका कर्व स्टीपर आएगा। आप कंपेयर करना कि फ्लैटर कौन सा है, ये वाला या फिर वो वाला, ठीक है। तो ES मोर देन 1 के केस में बच्चों आप सबसे पहले डिफाइन क्या बोलोगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई is more than percentage change in price, it is called more elastic supply। okay, supply curve start from above the point of origin, या आप बोल सकते हैं from y axis। चलो पैरेलल टू y axis नहीं है बच्चा, ओरिजिन के ऊपर से शुरू हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, बट कहां से शुरू हो रहा है, y axis से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ES लेस देन 1, थर्ड डिग्री, ES लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक से कम कब आएगी बच्चों। अगेन फॉर्मूला क्या है बच्चों, ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों मान लीजिए प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ, प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ, लेकिन सप्लाई में सिर्फ 5% का इंक्रीज आया।
10% प्राइस के बढ़ने से सप्लाई सिर्फ 5% से बढ़ी, तो आपका जो आंसर है बच्चा वो आया 0.5। कितना आया? 0.5। आप बोलेंगे सर ES तो लेस देन 1 आया, ES तो लेस देन 1 आया। तो आप ES लेस देन 1 को कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे? when percentage change in quantity supply is when percentage change in quantity supply is less than percentage change in price, it is called less elastic supply या फिर inelastic supply, it is called less elastic supply या फिर inelastic supply। it is very simple। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया बच्चों, सॉरी डेफिनेशन हो गया ES लेस देन 1 का। आगे ध्यान देना बच्चों। देखो बच्चों अब डायग्राम कैसे बनेगा आपका ES लेस देन 1 के केस में। डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? आप सबसे पहले प्लॉट करेंगे बच्चों एक्स और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। आपका प्राइस में कितना चेंज हुआ बच्चों? आपका प्राइस में कितना चेंज हुआ बच्चों? आपने देखा 10% का इंक्रीज हुआ प्राइस में। जब प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ और सप्लाई में सिर्फ 5% का इंक्रीज हुआ, तो आपका आंसर आया 1 से कम यानी 0.5। आपने लिखा व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई is less than percentage change in price, it is called less elastic या फिर inelastic supply। ओके, अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो चेंज आपने फॉर्मूला में लिया है उसको आप डायग्राम में दिखाओ बच्चों। आपने इनिशियल प्राइस लिया OP एंड OQ। ओके, OP एंड OQ। आपका प्राइस इंक्रीज हुआ बच्चा 10% से, 10% से प्राइस इंक्रीज हुए। ये गैप थोड़ा ज्यादा लेना क्योंकि सप्लाई का गैप आपका कम आपको लेना है, क्योंकि सप्लाई में सिर्फ 5% का इंक्रीज हुआ है। तो जिसमें कम इंक्रीज हो उसका गैप भी आपको कम दिखाना पड़ेगा ना बच्चों। तो सप्लाई में 5% का इंक्रीज है, तो आप सप्लाई का चेंज सिर्फ 5% दिखाए बच्चों, सिर्फ 5%। प्राइस से ज्यादा नहीं दिखाना आपको, चेंज प्राइस से कम है तो सिर्फ 5 तो 5% के बराबर ही दिखाए, बस कम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए आपका सप्लाई कर्व बच्चा, आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग तो है। आप पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कीजिए, जहां सप्लाई कर्व जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां लेके जाइए, जबरदस्ती की बात नहीं है कोई भी। तो सप्लाई कर्व आपका कहां जा रहा है बच्चा? देखो आपका सप्लाई कर्व शुरू हो रहा है एक्स एक्सिस से, ना ओरिजिन से ना ही वाई एक्सिस से। कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस से। तो इन केस ऑफ ES लेस देन 1 सप्लाई कर्व, इन केस ऑफ ES लेस देन 1 सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपका सप्लाई कर्व शुरू हो रहा है बच्चों एक्स एक्सिस से, OX एक्सिस से। तो आप बोलेंगे इसको कौन सा कर्व बच्चों? ये स्टीपर कर्व है। देखो आप कंपेयर करो बच्चों, यहां पर सप्लाई कर्व जो है बच्चा वो स्टीपर कर्व है। कैसे? आपने देखा ES मोर देन 1 में, देखो आपका ES मोर देन 1 में जो कर्व है बच्चा वो देखो ऐसा है, इस तरह से फ्लैटर। और लेस देन 1 आपका कर्व देखो स्टीपर है। तो स्टीपर कर्व किस केस में? ES लेस देन 1 के केस में। फ्लैटर कर्व कौन से केस में? ES मोर देन 1 के केस में। और ES इक्वल्स टू 1 में कैसा? ना स्टीपर ना फ्लैटर। आप बोल दोगे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डिग्री डजंट मैटर, कोई भी है, 45 डिग्री 35 डिग्री कोई भी एंगल बना रहा हो, बट स्टार्ट ओरिजिन से है तो ES इक्वल्स टू 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो ES इक्वल्स टू 1 भी हो गया आपका, ES लेस देन 1 भी हो गया, ES मोर देन 1 भी हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इन तीनों डिग्रीज को ES इक्वल्स टू 1 को, ES मोर देन 1 को, ES लेस देन 1 को एक ही डायग्राम में एक साथ बनाता हूं। आप देखो कैसे कैसी शेप होती है, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों। इससे आसान हो जाएगा तीनों डिग्रीज को डिफरेंशिएट करना। तो आपका सप्लाई कर्व अगर ओरिजिन से शुरू है, आप क्या बोलते हो बच्चों? ES इक्वल्स टू 1, सिंपल। अगर आपका सप्लाई कर्व Y एक्सिस से शुरू है, अपवर्ड स्लोपिंग है, दिस इज ES मोर देन 1। आपका सप्लाई कर्व X एक्सिस से शुरू है, आप बोलते हो ES लेस देन 1। बच्चा आ रहा है समझ? ये हो गई आपकी 3 डिग्रीज। अब 5 डिग्री होती है बच्चा। ES इक्वल्स टू 1, ES मोर देन 1, ES लेस देन 1, ES इक्वल्स टू 0 भी होती है, ES इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड भी होती है। बची हुई 2 डिग्री जो है उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम डिग्रीज। या तो बहुत ज्यादा सप्लाई में चेंज आएगा
या बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा सप्लाई, उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम डिग्रीज। या तो ES इक्वल्स टू 0 या ES इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट डिग्री, फोर्थ डिग्री ES इक्वल्स टू 0। क्या नाम बोलते हैं इसको हम बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। बच्चों फॉर्मूला पे आते हैं फिर से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों आपका आंसर ES कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 0 कब आएगा? आपका आंसर 0 तब आएगा जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, मतलब सप्लाई में बिल्कुल भी परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू आप 0 लिखोगे। अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 0 लिखते हो और प्राइस में कितना भी चेंज लिखते हो, आपका आंसर 0 आता है ना बच्चों। अब ऐसा कब होता है इन रियल लाइफ? अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, प्रोड्यूसर देख रहा है प्राइस इंक्रीज भी हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं सप्लाई को चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, ना बढ़ाना चाह रहा हूं ना कम करना चाह रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में ES इक्वल टू 0 होता है। बच्चों हम क्या लिखेंगे? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज ड्यू टू change in price, due to change in price, it is called perfectly inelastic supply, it is called perfectly inelastic supply। ठीक है बच्चों, अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता तो आप बोलते हो ES इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों? क्वेश्चन ये राइज होता है, तो डायग्राम में आप क्या करते हो? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाते हो। एक्स पे आप क्या लिखते हो बच्चों? क्वांटिटी सप्लाई, सिंपल। वाई पे आप क्या लिखते हो बच्चों? प्राइस। ओके, अब उसके बाद आपने क्या बोला बच्चों कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज अगर नहीं आता, पहली बात तो आप इनिशियल प्राइस लोगे OP, इनिशियल क्वांटिटी लोगे OQ। ओके, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि प्राइस के चेंज होने से अगर सप्लाई में चेंज नहीं आता तो ES इक्वल टू 0 होता है। सर तो आप प्राइस को चेंज करो, P से P1 करो, आप कम भी कर सकते हो, P से P2 भी कर सकते हो। प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितनी सप्लाई पहले थी OQ उतनी ही अभी है, इस केस में सप्लाई कर्व जो होगा वो यही होगा जो हमने बनाया, ES इक्वल्स टू 0। आप बोलेंगे इन केस ऑफ ES इक्वल्स टू 0 सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चा पैरेलल टू y एक्सिस, इसे आप बोलेंगे वर्टिकल सप्लाई कर्व। कैसा सप्लाई कर्व बच्चों? वर्टिकल सप्लाई कर्व। ये सारी शेप आप याद रखो, कौन सी डिग्री में कर्व की शेप कैसी होती है, स्टीपर होता है या फ्लैटर होता है या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों ES इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं इसको हम? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ओके, अब लास्ट डिग्री आती है बच्चों, बिल्कुल लास्ट डिग्री, ES इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ES इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। फिफ्थ डिग्री, एक्सट्रीम डिग्री, ES इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब कि प्राइस के लिटिल बिट या ना के बराबर चेंज होने से सप्लाई में बहुत ज्यादा अप टू एनी एक्सटेंट चेंज आ जाए, इतना सा प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई में इतना ज्यादा चेंज आ गया, तो वो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, जिसे मेजर भी नहीं कर सकते, बहुत अनलिमिटेड चेंज आ गया। तो प्राइस के थोड़े से चेंज होने से सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, बहुत सिंपल डिग्री है बच्चों। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस टू एनी एक्सटेंट, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस टू एनी एक्सटेंट विदाउट चेंज इन प्राइस या लिटिल बिट चेंज इन प्राइस। हम लिखते हैं विदाउट चेंज इन प्राइस, ठीक है, तभी आपका आंसर नॉट डिफाइंड दिखेगा आपको। विदाउट चेंज इन प्राइस, हम वैसे लिख सकते हैं यहाँ पे लिटिल बिट चेंज इन प्राइस ऑल्सो। ठीक है, अब देखो डायग्राम या फॉर्मूले के हिसाब से आप लिखेंगे
सप्लाई में मान लो 40% का इंक्रीज आया, पर प्राइस में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं आया, 0%। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 40% डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 0%। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? बोलो, नॉट डिफाइंड आएगा ना। तो आपका आंसर इंफिनिटी कब आता है? जब सप्लाई में चेंज कितना भी हो जाए पर प्राइस में चेंज ना हो, तो उसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। डायग्राम कैसे बनाते हो बच्चा? डायग्राम में आप क्या दिखाते हो? इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी यानी ओपी एंड ओक्यू दिखाते हो। आपने प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ना P1 तक लेके जाना, ना P2 लेके जाना। आपको चेंज करना है सिर्फ सप्लाई में। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, सप्लाई बढ़ गई, ये लिटिल बिट चेंज हुआ, लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। इस केस में आपकी सप्लाई चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इस केस को बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इस केस में सप्लाई कर्व कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम बोलेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल। कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल। ये सप्लाई कर्व की शेप है बच्चों। तो ईएस की 5 डिग्री है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्री है। ईएस इक्वल्स टू 1, ईएस मोर देन 1, ईएस लेस देन 1, 0 एंड इनफाइनाइट। सबके नाम क्या क्या है बच्चों? फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार सबके नेम्स। ईएस इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईएस इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर आपका आंसर एक से बड़ा है, आप बोलोगे उसको मोर इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, या सिर्फ इलास्टिक या हाई इलास्टिक आप बोल सकते हैं। आपका आंसर एक से कम आता है, बोलोगे लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आपका आंसर 0 आता है, आप बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनफिनिट आता है तो परफेक्टली इलास्टिक आप बोलते हैं बच्चों। ये 5 डिग्री और 5 नाम, इन सारे नेम्स को याद रखो, रिवाइज रखो, आगे यूज होंगे बहुत ज्यादा। अभी हम नोट्स पे आते हैं बच्चों। नोट्स पे आते हैं, तो नोट्स में हमारे पास 5 डिग्री है बच्चों। सबसे पहले नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हम कर चुके हैं बच्चों। इस केस में सप्लाई कर्व कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप का याद रखें। और ईएस इक्वल्स टू 0, ईएस इक्वल्स टू 0 के केस में सप्लाई कर्व कैसा है बच्चों? पैरेलल टू वाई एक्सिस याद रखें, और वर्टिकल शेप है याद रखें। उसके बाद आते हैं बच्चों हाई इलास्टिक यानी मोर देन 1 पे। इस केस में सप्लाई कर्व कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? वाई एक्सिस से। इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पे है। व्हाट इज इंटरसेप्ट? जहां से सप्लाई कर्व शुरू होता है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट वाला पॉइंट। वो कहां पे है बच्चों? वाई एक्सिस पे, ठीक है। और हाई इलास्टिक बोलते हैं इसको हम, फ्लैटर शेप होती है। उसके बाद लेस इलास्टिक के केस में जो इंटरसेप्ट है बच्चों वो कहां बन रहा है? वो बन रहा है एक्स एक्सिस पे। इस केस में सप्लाई कर्व की शेप स्टीपर है बच्चों, स्टीपर, स्लोप है स्टीपर। इंटरसेप्ट कहां पे? एक्स पे। हम सब कर चुके हैं बच्चों, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है बच्चों? जितना चेंज प्राइस में हो उतना ही चेंज सप्लाई में हो। इस केस में सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कोई भी एंगल बन रहा हो, कोई भी डिग्री का, तो फ्लैटर कर्व जितना होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना स्टीपर कर्व होगा उतनी कम इलास्टिसिटी होगी। आप लोग कर चुके हो बच्चों, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि सप्लाई कर्व जब फ्लैटर है, आप एस एस सप्लाई कर्व को देखिए, सिर्फ एस एस सप्लाई कर्व को, ये फ्लैटर है। इस सप्लाई कर्व का ये जो पोर्शन है बच्चों, इस पोर्शन में इतना चेंज प्राइस में हुआ है और इतना चेंज सप्लाई में हुआ है। सप्लाई में चेंज ज्यादा है, इसीलिए कर्व फ्लैटर है। अब S1 S1 कर्व को देखिए। S1 S1 कर्व में इतना ही चेंज प्राइस में है, लेकिन इतना सा चेंज सप्लाई में है। इस वाले पोर्शन को देखिए बस। तो इसलिए ये कर्व स्टीपर है। जितना फ्लैटर कर्व होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना स्टीपर कर्व होगा उतनी कम इलास्टिसिटी है, मतलब चेंज बहुत कम होगा बच्चों, ठीक है। इसी कर्व को एक बार फिर से हम बनाकर देखते हैं बच्चों। नोट्स में आप ध्यान दीजिएगा कि स्टीपर द कर्व, लेस द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, मोर द इलास्टिसिटी, ऐसा कैसे होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा ऐसा कैसे होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए। ये बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्स वाई एक्सिस, वाई पे आप क्या लिखते हो बच्चों? प्राइस। एक्स पे आप लिखते हो क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई। आपने एक इनिशियल प्राइस लिया बच्चों ओपी, और क्वांटिटी लिया आपने ओक्यू। यहां तक कोई डाउट बच्चों? आगे समझ यहां तक आप लोगों को?
प्राइस आपने इंक्रीज किया P से P1, ओके, इतना इंक्रीज किया, इतना प्राइस इंक्रीज किया, आपका सप्लाई में चेंज आया बच्चों, मान लो ज्यादा ज्यादा दिख रहा है ना आपको सप्लाई का चेंज, ये गैप सप्लाई के चेंज का है। इस कर्व, इस सिचुएशन में सप्लाई कर्व कैसा है बच्चों? आप बोलोगे फ्लैटर है सर। कैसा है? फ्लैटर है सर। अब इसी के साथ एक और कर्व देखो, ये प्राइस, ये सप्लाई, प्राइस में आपने चेंज किया ज्यादा, लेकिन सप्लाई का चेंज आपका कम है एज कंपेयर टू प्राइस। आपका कर्व कैसा आता है सर? आपका कर्व आता है स्टीपर। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा प्राइस से, उतना फ्लैटर कर्व होगा। ये फ्लैटर कर्व है। जितना परसेंटेज चेंज कम होगा सप्लाई में, इलास्टिसिटी कम होगी, मतलब उतना स्टीपर कर्व होगा। तो मोर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, लेस द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व। तो वहां उन्होंने क्या किया है, उस वाले डायग्राम में, नोट्स में इंटरसेक्ट कर दिया सप्लाई कर्व को। क्या कर दिया? इंटरसेक्ट। अगर आप इंटरसेक्ट भी करते हैं तो आप कर सकते हैं बच्चों, ये आपका इंटरसेक्ट का पॉइंट है, कॉमन पॉइंट P, OP। मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया स्टीपर SS, एक बनाया फ्लैटर S1 S1, इंटरसेक्ट कर दिया बच्चों ने। अगर मैं प्राइस में इंक्रीज करता हूं, अगर मैं प्राइस में इंक्रीज करता हूं और स्टीपर वाले कर्व पे रुक जाता हूं, तो यहां देख रहा हूं इतना सा रिस्पॉन्स है, बस इतना सा रिस्पॉन्स है, इसलिए ये कर्व स्टीपर है। इसी प्राइस से देखता हूं, आगे जाता हूं इस कर्व तक, तो यहां जो चेंज आ रहा है बच्चे, मुझे वो चेंज तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, इनिशियल क्वांटिटी से लेके न्यू क्वांटिटी तक का चेंज बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए कर्व फ्लैटर है। तो जो कर्व स्टीपर होगा वहां इलास्टिसिटी कम होगी, जो फ्लैटर होगा वहां इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो स्टीपर द कर्व, लेस द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द कर्व, मोर द इलास्टिसिटी। इसके बाद बच्चों, इसके बाद अब आपके पास छोटा सा एक मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का छोटा सा एक मेथड, जिसे बोलते हैं हम परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। ये आप कर चुके हैं बच्चों। जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ था, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई टॉपिक शुरू हुआ था, आप लोगों ने मेथड किया था, तो आपने क्या किया था, एक फॉर्मूला बनाया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है किसका? प्राइस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बिकॉज वी से इट इज द रेशियो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने फिर ये देखा कि परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं, तो आपने कैसे निकाला था बच्चों, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इनटू 100। ये आपने परसेंटेज चेंज सप्लाई निकाल लिया था। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, ऐसे ही आपने प्राइस का निकाला था, P1 माइनस P अपॉन P इनटू 100। आपका 100 तो कैंसिल हो गया था बच्चों। Q1 माइनस Q को आपने क्या बोला था? चेंज इन Q। ठीक है, ऐसे ही P1 माइनस P को क्या बोला था? चेंज इन P। जब इसको आप रेसिप्रोकल करते हो, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो, तो रेसिप्रोकल हो जाता है P अपॉन डेल्टा P। ये आपका फॉर्मूला बन गया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का। ऐसा आपने फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी किया है बच्चों। तो फॉर्मूला बन के आपका प्रिपेयर हो गया दिस प्रोपोर्शनल मेथड का, चेंज इन Q अपॉन Q इनटू P अपॉन चेंज इन P। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज पॉजिटिव। वी हैव सीन दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिमिलर टू कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों कांसेप्ट तो सेम था, फर्क इतना था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है बच्चों, वो आपकी होती है नेगेटिव, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है बच्चों, वो आपकी होती है पॉजिटिव। तो यही आपका डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमेशा आप देखते हैं कि पॉजिटिव आंसर आएगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप सिर्फ परसेंटेज मेथड से नहीं, बल्कि आर्क मेथड से या फिर पॉइंट मेथड से भी बच्चों फाइंड आउट कर सकते हो। आपको याद है बच्चों, डिमांड चैप्टर में, थ्योरी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक में आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया था। वहां पर जो मेथड हमने किए, परसेंटेज मेथड किया था, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड किया था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किया था, आर्क मेथड भी किया था बच्चों। ऐसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉपिक में भी आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को परसेंटेज मेथड से, आर्क मेथड से और पॉइंट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों।
तो परसेंटेज मेथड तो बहुत सिंपल है, हो गया हमारा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी, ये आप लोगों ने मेथड किया बच्चों। लेकिन आर्क मेथड थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। सबसे पहली चीज बच्चों, आर्क का मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में। देखो बच्चों, जब आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं बच्चों, व्हेन प्राइस वाज P1, क्वांटिटी इज Q1। जब प्राइस P1 था, क्वांटिटी सप्लाई Q1 थी। जब प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम P1 टू P2, जब प्राइस इंक्रीज हुआ P1 से P2, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई फ्रॉम Q1 टू Q2। सप्लाई इंक्रीज होगी Q1 से Q2, ये आप कर चुके बच्चों। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई आल्सो इंक्रीज, एज लाइक लॉ ऑफ सप्लाई आपको बोलता है। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई में इंक्रीज हुआ और आपके पास दो पॉइंट आ गए, ए और बी, दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, आपके पास आ गया सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप पे। सप्लाई कर्व के आने के बाद अगर मैं आपको बोलता हूं कि पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी निकालो, पॉइंट ए पे प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, सिर्फ ए पॉइंट पर, तो वो आर्क मेथड नहीं है बच्चों, वो है पॉइंट मेथड। आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। मैं बोलता हूं बच्चों पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी निकालो, वो भी पॉइंट मेथड है बच्चों। अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि पॉइंट ए और बी के बीच में इलास्टिसिटी निकालो, पॉइंट ए और बी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई निकालो, तो यहां पे आप दो पॉइंट्स के बीच के पोर्शन पे इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं बच्चों। सप्लाई कर्व पर दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों के बीच के पोर्शन को आप बोलते हैं बच्चा आर्क। अगर आप इस पोर्शन के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्क मेथड या फिर मिड पॉइंट मेथड। कुछ समझ में आया बच्चों की आर्क क्या है? तो आर्क रेफर्स टू द पोर्शन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व पे भी हो सकता है, वहां भी हम लोगों ने किया था। तो आप दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी निकालने के लिए? तो आप देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है। अब ना हमें P1 चाहिए ना हमें P2 चाहिए, हमें दोनों का एवरेज चाहिए। ना हमें Q1 चाहिए ना हमें Q2 चाहिए, दोनों का एवरेज चाहिए। तो एवरेज प्राइस इलास्टिसिटी इसको आप बोल सकते हो बच्चों। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू, हमने जो फॉर्मूला किया परसेंटेज मेथड में वो किया बच्चों चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी, ये आपने किया बच्चों। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे आर्क मेथड का। कैसे डेरिवेट करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ES इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू, तो बच्चों है ही यहां पर आर्क मेथड में चेंज इन क्यू तो है, डिवाइड बाय क्यू की जगह मुझे सिर्फ एक क्यू नहीं चाहिए, एक क्वांटिटी नहीं चाहिए, दोनों क्वांटिटी का एवरेज चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज निकालते हैं हाफ 1/2 Q1 प्लस Q2, दोनों क्वांटिटी को टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, एवरेज निकाल लिया बच्चों। मल्टीप्लाई, अब मुझे सिर्फ प्राइस नहीं चाहिए, मुझे दोनों प्राइस का एवरेज चाहिए। मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1/2 P1 प्लस P2, P1 P2 को प्लस करके डिवाइड में मैंने 2 कर दिया, तो मैंने प्राइस का भी एवरेज निकाल लिया बच्चों। मैं एवरेज निकाल रहा हूं, समझ रहे हो आप? तो एवरेज निकालना है आपको यहां पर, क्योंकि आप दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकाल रहे हो, ना P1 और P2 पे, P2 के दोनों के बीच में, ना Q1 पर ना Q2 पर, दोनों के बीच में, तो एवरेज चाहिए बच्चों आपको। चेंज इन P वैसे का वैसे मैंने लिख दिया बच्चों। इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोलते हैं और बड़ा करते हैं फॉर्मूले को। ES इज इक्वल टू चेंज इन क्यू, मतलब क्या था बच्चों, चेंज इन क्यू, डेल्टा क्यू, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। तो यहां न्यू क्वांटिटी क्या है बच्चों, Q2, तो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 1/2 Q1 प्लस Q2। इतना समझ में आता है बच्चों आपको? इसके बाद मल्टीप्लाई हाफ, यानी कि 1/2 P1 प्लस P2 हमारे पास है ही बच्चों, क्योंकि हमने एवरेज किया। एवरेज क्यों किया, लॉजिक आपके सामने है बच्चों, क्योंकि एवरेज इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकाल रहे हो, तो एवरेज तो करना पड़ेगा बच्चों। चेंज इन P मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस कौन सा बच्चों, P2, ओल्ड कौन सा है, P1, तो P2 माइनस P1। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपका हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो बचा वो क्या बचा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई P1 प्लस P डिवाइड बाय P2 माइनस P1। ये आपका एक न्यू फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसे बोलेंगे आर्क मेथड।
तो आर्क मेथड से भी आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला आपका आर्क मेथड का है। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बच्चों? एक तो जब आपको बोल रखा हो, एक तो बच्चों जब आपको बोल रखा हो, दूसरा अगर आपको मेंशन नहीं है न्यूमेरिकल में कि कौन सा मेथड आप यूज करें इलास्टिसिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में क्या आता है? हम परसेंटेज मेथड लगा, तो परसेंटेज ही लगाइए बच्चों। अगर परसेंटेज से जो आपका आंसर आया बच्चों, परसेंटेज मेथड से जो आपका आंसर आया, वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, वो आंसर ऑप्शन में नहीं है। आप क्या करें बच्चों? ऑप्शन, क्वेश्चन गलत हो गया क्या, या ऑप्शन गलत हो गई? नहीं, आप प्राइस इलास्टिसिटी का दूसरा मेथड लगाइए, आप आर्क मेथड लगाइए। आपका आर्क मेथड से जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू परसेंटेज मेथड। हो सकता है वो आपके ऑप्शन में हो, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप परसेंटेज से अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आप आर्क लगाइए। वैसे ऐसा बहुत कम होगा, आपको मेंशन होगा कौन सा मेथड लगाओ। मेंशन नहीं है तो आप पहले परसेंटेज लगाओ, उसके बाद आर्क लगाओ, आंसर अगर नहीं मैच होता है तो। ठीक है बच्चा। इसके बाद अब आपको याद होगा बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने एक मेथड तो नहीं किया था, हमने 3-4 मेथड किए थे। परसेंटेज, उसके अलावा पॉइंट, उसके बाद आर्क, टोटल एक्सपेंडिचर, सब मेथड किए थे। ऐसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी बच्चों परसेंटेज मेथड आप लोगों ने कर लिया, आपने आर्क मेथड भी कर लिया। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बच्चों पॉइंट मेथड भी है। पॉइंट मेथड क्या था, याद है आपको बच्चों? पॉइंट मेथड में आप डिमांड कर्व के ऊपर गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे थे। डिमांड कर्व के ऊपर कोई भी गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल दो, हमने बोला पॉइंट मेथड। आपने वहां पर डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव्स का यूज किया। डेरिवेटिव किसका? आपने डिफरेंशिएशन किया क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ऐसा आप लोगों ने किया। फॉर्मूला आपके पास आया था dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। बस आंसर में नेगेटिव आता था बच्चों। लेकिन यहां पे सप्लाई चैप्टर है, सप्लाई में आप लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करते हो। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस कम होता है, सप्लाई भी कम होती है। तो यहां पर रिलेशन जो है बच्चों प्राइस और सप्लाई में, वो कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आंसर आपका नेगेटिव तो नहीं आएगा बच्चों, इतना आपको पता चल गया। अब पॉइंट मेथड में आप सप्लाई कर्व के ऊपर भी गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला डेरिवेटिव का यूज करके। तो बच्चों द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू गिवन पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व। हम गिवन पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सप्लाई कर्व, दो पॉइंट्स के बीच में भी निकाल सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं अगर आप, उसको तो बोलते हैं बच्चा आप आर्क मेथड। लेकिन जब आप गिवन पॉइंट पे निकालते हैं, उसे बोलते हैं बच्चा आप पॉइंट मेथड। तो अभी हम कौन सा मेथड शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? पॉइंट मेथड, क्योंकि हम आर्क तो कर चुके हैं। तो पॉइंट मेथड पे क्या है? व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is measured at a given point on the supply curve is called point elasticity. आप गिवन पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। जस्ट एज इन डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों? dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। सेम फॉर्मूला इज लाइक इन डिमांड। तो dq है क्या? d मींस डेरिवेटिव, किसका? क्वांटिटी का, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो आपको गिवन होना चाहिए इक्वेशन, आपको क्वांटिटी की इक्वेशन गिवन होगी तभी तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा? आपको इक्वेशन गिवन होगी बच्चों। जैसे एक इक्वेशन गिवन है, आप देख रहे हो बच्चों, इफ सप्लाई फंक्शन गिवन है आपको, Q is equals to -100 plus 10p। -100 plus 10p आपको सप्लाई फंक्शन गिवन है और बोल रहा है फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड क्या होता है? dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप क्वांटिटी की इक्वेशन लिखेंगे, -100 प्लस 10p। अब क्या करेंगे? अब आप डेरिवेटिव निकालेंगे क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो आप क्या करते हैं बच्चों? ये तो आपका हो जाता है 0, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर जो आता है बच्चों, वो आता है प्लस का 10। तो आपका dq अपॉन dp का आंसर आ गया 10। आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। उसके बाद बच्चों यहां पर dq
अपॉन डीपी का मतलब क्या है? dq अपॉन dp मतलब चेंज इन q डिवाइड बाय चेंज इन p, उसका रेशो। dq अपॉन dp का रेशो आपका आ गया 10। आपको अलग से चेंज इन q नहीं निकालना, आपको अलग से चेंज इन p नहीं निकालना, क्योंकि आपने डेरिवेटिव निकाल के सीधा निकाल लिया। उसे बोलेंगे हम dq अपॉन dp, यानी चेंज इन q अपॉन चेंज इन p। ये आपका आंसर आ गया बच्चों प्लस का 10। अब इसकी पूरी पूरी वैल्यू, चेंज इन q अपॉन चेंज इन p की पूरी पूरी वैल्यू, यानी dq अपॉन dp की वैल्यू आप डाल देंगे फॉर्मूला में, दैट इज 10 इनटू p की वैल्यू कितनी है बच्चों, गिवन है आपको 15। p इज गिवन 15। अब बच्चों आपको q गिवन नहीं है और q की इक्वेशन गिवन है। इस q की इक्वेशन में आप p की वैल्यू डाल दीजिए 15। 15 वैल्यू डालेंगे तो -100 प्लस 150 इज इक्वल टू 50। आपका आंसर आ गया 50। आप q की जगह 50 पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आता है बच्चा 3। तो आपका ES फाइंड आउट हो गया 3, हाई इलास्टिक सप्लाई मोर देन 1। तो बच्चों आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज dq अपॉन dp इनटू p अपॉन q। वेरी सिंपल। तो यहां पर dq अपॉन dp क्या था बच्चों? dq अपॉन dp इज डिफरेंशिएशन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और p एंड q क्या थे? p था प्राइस, q था क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये था बच्चों आपका पॉइंट मेथड। तो आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में 3 मेथड किए, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। तीनों ही मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है बच्चों, आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। उसके बाद बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, जैसे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स होते ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जैसा आप लोगों ने डिमांड में किया वैसे ही आप लोग सप्लाई में भी देख रहे हो बच्चों। डिमांड टॉपिक में आपने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े, सबसे पहले से डिमांड फंक्शन बोला। डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर अलग से पढ़े बच्चों। आपने वहां क्या बताया था कि डिमांड मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, डिमांड में सेंसिटिविटी होगी या नहीं होगी, डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा तो इलास्टिक, नहीं आएगा तो इनइलास्टिक। ऐसा आप लोगों ने किया। सेम टॉपिक हम सप्लाई में भी कर सकते हैं कि सप्लाई का रिस्पॉन्स कैसा होगा अगर कोई भी गिवन फैक्टर जो सप्लाई के इलास्टिसिटी सप्लाई के फैक्टर्स है वो चेंज हो जाए। बच्चों अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स जो हम पढ़ेंगे वहां पे कोई भी चेंज होता है तो सप्लाई में भी रिस्पॉन्स आएगा, हो सकता है ना भी आए। अगर सप्लाई में रिस्पॉन्स आता है, सप्लाई सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू गिवन फैक्टर जो हम पढ़ेंगे तो सप्लाई इलास्टिक। अगर सप्लाई में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इनसेंसिटिव है सप्लाई कोई फैक्टर चेंज होने से, तो वहां पे हम लिखेंगे इनइलास्टिक। तो बच्चों सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम टॉपिक है जैसा डिमांड टॉपिक था। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको यहां पर यह बताना है कि सप्लाई में रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। अगर सप्लाई में रिस्पॉन्स आएगा तो आप बोलोगे इलास्टिक सप्लाई है, अगर सप्लाई में रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप बोलोगे इनइलास्टिक सप्लाई। अब देखो आपको क्या बोलना है, कौन कौन से फैक्टर्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है। हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, उसके फैक्टर्स। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों यहां कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुनिए बच्चों क्या है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी सेलर्स हैव टू चेंज द अमाउंट ऑफ द गुड दे प्रोड्यूस एंड सेल। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करती है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि सेलर्स या सप्लायर्स सप्लाई को चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर चेंज कर सकते हैं मतलब सप्लाई सेंसिटिव, अगर चेंज नहीं कर सकते सेलर्स सप्लाई को, कोई फैक्टर अगर चेंज होता है तो सप्लाई इज इनसेंसिटिव मतलब कि इनइलास्टिक। तो आपको देखना है बच्चों की सप्लायर सप्लाई को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। द मोर इजीली सेलर्स कैन चेंज क्वांटिटी, अगर ऐसा है ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी। अगर कोई भी सेलर आसानी से
सप्लाई को चेंज कर सके विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी फैक्टर, तो वहां सप्लाई इलास्टिक है। अगर सेलर को बहुत मुश्किल हो रही है सप्लाई को चेंज करने में, बढ़ाने में या कम करने में, तो वहां पर सप्लाई कैसी है बच्चों? इनइलास्टिक। सिंपल सी बात है, अगर आप सप्लाई को चेंज कर पा रहे हो इजीली, इलास्टिक। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो इनइलास्टिक। बच्चों इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब यही था कि रिस्पॉन्सिवनेस। अगर सप्लाई में रिस्पॉन्स आप देख रहे हो कि आ रहा है, इलास्टिक है। नहीं आ रहा तो इनइलास्टिक है। यही आपको बताना है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेस substantial increase in cost, producer will have less incentive to increase quantity supply in response to increase in price। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया बच्चों। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन करते वक्त जो इनपुट्स हैं वो महंगी हो गई, इनपुट्स के महंगे होने से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्या सेलर चाहेगा मैं सप्लाई को बढ़ाऊं? भाई मेरी कॉस्ट इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे को प्रॉफिट मार्जिन नहीं होने वाला, तो मैं सप्लाई को इजीली मार्केट में नहीं उतारूंगा। तो इस केस में सप्लाई इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। बोलो बच्चों, अगर एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई ड्यू टू इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, तो प्रोड्यूसर सप्लाई को मार्केट में ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहेगा, चाहे प्राइस थोड़े बहुत बढ़ रहे हो या ज्यादा बढ़ रहे हो, क्योंकि वहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रही है और वहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो सप्लाई क्यों चाहेगा सप्लाई को बढ़ाना? तो इस केस में आप क्या बोलोगे? सप्लाई इज इनइलास्टिक। रिस्पॉन्स इतना नहीं आएगा। इस तरह आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताने होंगे बच्चों। अब कह रहे हैं कि इफ देयर आर कांस्टेंट कॉस्ट और नेग्लिजिबल राइज इन कॉस्ट, अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ भी है तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत तो बढ़ना भी चाहिए, और बड़ी तरह फर्क पड़ेगा नहीं सेलर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है या ना के बराबर इंक्रीज होती है या बढ़ती ही नहीं है, तो सेलर कॉन्स्टेंटली सप्लाई को बढ़ाता रहेगा, वहां सप्लाई इज इलास्टिक। तो बच्चों डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसा आपने यहां देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी सप्लाई में रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रही है तो सप्लाई इतना चेंज नहीं करेगा सेलर्स, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, सप्लाई इज इलास्टिक। अगर कॉस्ट में बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ी सी बढ़ रही है कॉस्ट, तो सप्लाई में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सप्लायर चेंज करता रहेगा सप्लाई को प्राइस के अकॉर्डिंग, वो सप्लाई मार्केट में उतारता रहेगा, तो सप्लाई इज इलास्टिक। समझ में आया बच्चों? उसके बाद ऐसे ही टाइम पीरियड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो सप्लाई को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फर्क पड़ता है उससे। तो देखिए क्या फैक्टर्स हैं बच्चों। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना बच्चों। द लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम, द मोर रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस एंड द ग्रेटर द सप्लाई इलास्टिसिटी। बच्चों ये बहुत सिंपल फैक्टर है, बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा था। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ज्यादा सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड है प्रोडक्शन करने के लिए। अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है, प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर मुझे मार्केट में इतनी सप्लाई उतारनी है, तो प्रोड्यूसर के पास काफी टाइम पीरियड है फैक्टर्स को चेंज करने के लिए। वो फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज करके सप्लाई को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो प्राइस मार्केट में आने वाली। तो ज्यादा टाइम पीरियड अगर है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर कैन एडजस्ट द सप्लाई, तो सप्लाई इज इलास्टिक। अगर प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड शॉर्ट होता बच्चों, प्रोड्यूसर के पास बहुत कम टाइम है, तो सप्लायर या प्रोड्यूसर इतनी जल्दी से फैक्टर्स को चेंज करके मार्केट में सप्लाई नहीं अवेलेबल करा सकता। तो उस केस में सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ रहा हो बच्चों। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है आपके पास टाइम की, आप सप्लाई में फैक्टर्स को एडजस्ट करके सप्लाई बढ़ा सकते हो मार्केट में। लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है, यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई इन द शॉर्ट टाइम पीरियड, सो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। तो शॉर्टर टाइम पीरियड does not allow sellers sufficient time to find resources
and alternatives and to adjust their production decision according to change in prices. In the long period, firm can build new plants, new firm may be able to enter the market and increase the supply. तो long time period में सब कुछ हो सकता है. Therefore, supply is elastic, but short time period में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. Supply is inelastic. Very simple point बच्चों. दूसरा point क्या है बच्चों? Second point, number of producers. Number of producers. बच्चों ध्यान से सुनना. मार्केट में अगर नंबर ऑफ सेलर बहुत कम है, मार्केट में अगर नंबर ऑफ सेलर बहुत कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा आगे प्रोडक्ट की, डिमांड बहुत ज्यादा आगे प्रोडक्ट की. अब बोलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डिमांड, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा ही आगे प्रोडक्ट की, जिसके नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बहुत कम है. तो क्या डिमांड के अकॉर्डिंग वो थोड़े से छोटे से प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई को बहुत सारा बढ़ा पाएंगे क्या? बोलो, कर पाएंगे क्या? ऑब्वियस नो. इतनी सारी डिमांड है, दो ही सेलर्स हैं, कैसे मार्केट में सप्लाई को एकदम से चेंज कर देंगे बच्चों? नहीं कर सकते. अगर नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ता चला गया, अगर नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बढ़ता चला गया, तो वो सेलर्स शायद डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं. तो जब मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं, सप्लाई कैन बी चेंज. डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई का रिस्पॉन्स भी आएगा अगर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है. पर अगर नंबर ऑफ सेलर्स ही नहीं है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रखी है, तो सप्लाई का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा. हम बोलेंगे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स ही बहुत कम है. तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अगर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो सप्लाई का रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंग टू डिमांड. इट इज इलास्टिक. अगर नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लायर, दो सेलर्स, तीन सेलर्स, चार सेलर्स रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, उतनी सप्लाई मार्केट में नहीं अवेलेबल करा पाएंगे जितनी मार्केट में डिमांड. तो अगर नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में कम है, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक. बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. सप्लाई इज मोर इलास्टिक व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन द मार्केट, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, सप्लाई को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड. तो सप्लाई इलास्टिसिटी इज आल्सो हायर व्हेन देयर आर fewer barriers of entry into the market. अगर मार्केट में एंट्री फ्री है, अगर मार्केट में एंट्री फ्री है, बहुत कम बैरियर्स, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ सेलर मार्केट में बढ़ते जाएंगे और सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, मतलब मोर इलास्टिक. अगर मार्केट में बैरियर्स हैं, एंट्री में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में नहीं आ पाएंगे बच्चों, और नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में एंटर नहीं हो पाएंगे, तो सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती है. उस केस में सप्लाई विल बी इनइलास्टिक. बहुत सिंपल है बच्चों. इसके बाद तीसरा फैक्टर क्या आता है बच्चों? थर्ड फैक्टर. थर्ड फैक्टर आपके पास आता है बच्चों, इसका एक हेडिंग मैंने बनाया, प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी. अगर आपकी फर्म, आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आप कितनी भी डिमांड आ जाए, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सप्लाई विल बी इलास्टिक. अगर आपकी फर्म की या इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है और एकदम से डिमांड आ जाए, तो आप सप्लाई को इंक्रीज कर पाओगे क्या? बोलो बच्चों, नहीं कर पाओगे. तो सप्लाई इलास्टिक कब है और इनइलास्टिक कब है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों. सप्लाई विल बी इलास्टिक. सप्लाई इलास्टिक कब होगी? इफ फर्म्स आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी. फर्म के पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी यूज कर रही हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ भी गई, मार्केट से और डिमांड आ भी गई, तो जो कैपेसिटी हमारे पास बची है उसको हम और यूटिलाइज करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं. बोलो यस और यस. अगर कोई फर्म जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा पूरा यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली फर्म ने, अब अगर डिमांड और बढ़ती है, अब और कौन सी कैपेसिटी आएगी बच्चों? जितनी कैपेसिटी थी यूटिलाइज कर ली, अब सप्लाई को आप और इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. तो अगर फर्म प्रोडक्शन इस तरह से कर रही है कि रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया, जितनी कैपेसिटी फर्म की थी वो सारी लगा दी, उसके बाद अगर डिमांड में कुछ रिस्पॉन्स आया और सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ा, तो फर्म नहीं कर पाएगी. तो फर्म को क्या हमेशा फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेनी चाहिए? इसका आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी होता है बच्चों, कि हां भी और ना भी. हां तब कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे अगर आप पूरा यूटिलाइज करेंगे तो, और ना तब कि अगर इन
एनी टाइम इन अ पर्टिकुलर टाइम अगर कुछ डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई तो फर्म के पास कैपेसिटी होगी उस डिमांड को भी टैकल करने के लिए सप्लाई बढ़ा सकती है फर्म। तो हम बोलते हैं कि सप्लाई विल बी इलास्टिक इफ फर्म्स आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी, इफ स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अवेलेबल टू द फर्म दे कैन इंक्रीज द आउटपुट। द ग्रेटर द स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जितना ज्यादा कैपेसिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल होगी उतना ज्यादा फर्म सप्लाई को बढ़ा सकती है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अवेलेबल सप्लाई विल बी इलास्टिक, इफ नॉट अवेलेबल सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स। अगर रॉ मटेरियल और इनपुट जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। दूसरा ऑप्शन, जो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनमें बहुत सारा टाइम लगता है बनने में या अरेंज करने में या बहुत दूर से आप लेके आते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल और इनपुट्स जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल है तो आप सप्लाई को भी इजीली मार्केट में बढ़ा सकते हैं। बोलो यस। तो इफ रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, वो भी चीप रॉ मटेरियल सस्ते में अवेलेबल है, तो सप्लाई इज इलास्टिक, यू कैन चेंज द सप्लाई एनी टाइम। बट इफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, वो बहुत महंगे हैं, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स इनपुट्स हैं, बहुत टाइम बाद मिलती हैं, ढूंढना पड़ता है, दूर से लेके आना पड़ता है, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इजीली, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। समझ में आया बच्चों? पढ़ते हैं क्या लिखा है। If raw materials and inputs are easily and cheaply available, then supply will be elastic. If drawing productive resources into the industry is easier, the supply curve is more elastic. In case it is difficult to procure raw material resources economically, the cost of production increases. अगर आपका raw material cheaply available नहीं है, बहुत महंगा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके फिर बहुत ज्यादा आती है, तो आप सप्लाई को इजीली चेंज नहीं कर सकते बच्चों। इस केस में क्या होगी? इनइलास्टिक। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो समझ के करोगे आपको समझ में आया। आप रटोगे कि ऐसे था तो ऐसे होता है तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप समझो चीजों को बच्चों। आप सिंपल से दो प्रिंसिपल लगाओ। अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैं सप्लाई में फिर भी चेंज कर पा रहा हूं तो मेरी सप्लाई इलास्टिक है। अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है और मैं सप्लाई को इजीली उसके हिसाब से चेंज या एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी सप्लाई नहीं इलास्टिक है बच्चों। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है बच्चों? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इफ फर्म हैव एडिक्वेट, अगर फर्म के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक एडिक्वेट अवेलेबल है फर्म के अंदर ही, तो फर्म इजीली सप्लाई को बढ़ा सकती है। मेरे एग्जांपल सुनिएगा बच्चों। आपकी एक फैक्ट्री है, एक फर्म है जहां प्रोडक्शन करते हो, वहां पे आपने एक डिपार्टमेंट बना रखा है जहां पे आप स्टोरेज करते हो रॉ मटेरियल, जहां रॉ मटेरियल आप स्टोर करते हो। बच्चों ऐसा होता है कि आज आपको प्रोडक्शन करना है, आज रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, आज प्रोडक्शन करना है, आज ही रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, ये तो एक एफिशिएंट तरीका नहीं हुआ बच्चों। आपके पास इतना रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि कभी भी अगर ऑर्डर आ जाए तो आप प्रोडक्शन करके दे दो। अगर फर्म के पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो फर्म उसी टाइम पर जब उसको सप्लाई चाहिए वो नहीं दे पाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल तो अवेलेबल था ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? इफ फर्म्स हैव एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इजीली और सप्लाई आप बढ़ा पाएंगे बच्चों। Generally, those commodities which can be easily and inexpensively stored without losing value may have elastic supply. बच्चों जिन गुड्स को आप इजीली इनएक्सपेंसिव तरीके से स्टोर कर सकते हो उनकी सप्लाई आप कभी भी बढ़ा सकते हो, तो उनकी सप्लाई मोर इलास्टिक है। जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिन गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, उनकी सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक होती है क्योंकि उनको आप स्टोर करेंगे उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ एक पॉइंट और बन सकता है कि जिन कॉमोडिटीज को आप स्टोर कर सकते हो, ड्यूरेबल कॉमोडिटीज हैं, उनकी सप्लाई कैसी है? इलास्टिक है, क्योंकि आप स्टोर कर लेंगे और बाद में कभी भी मार्केट में उतार देंगे। लेकिन जो गुड्स स्टोरेबल नहीं है, पेरिशेबल नेचर की हैं, उनको आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए आप सप्लाई को भी कभी भी बढ़ा नहीं सकते, कभी भी कम नहीं कर सकते। तो उनकी सप्लाई कैसी है बच्चों? इनइलास्टिक है। अब एक पॉइंट और आता है बच्चों,
बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना। पॉइंट इज फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हो बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से आप सब्स्टिट्यूट कर सको, वो सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, इससे अच्छी बात ही क्या प्रोड्यूसर के लिए। जब मर्जी रॉ मटेरियल, जब मर्जी लेबर, जब मर्जी कैपिटल, मतलब सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो, तो लेबर और कैपिटल का यूज हम एक दूसरे की जगह पर कर सकें, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई प्रोडक्शन जिसमें फैक्टर का सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाए, लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल नहीं है तो लेबर लगा ली, ऐसा हो सके, तो वहां सप्लाई को आप आराम से, आसानी से, इजीली चेंज कर सकते हो। सप्लाई इज मोर इलास्टिक। बट अगर लेबर की जगह कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, कैपिटल की जगह लेबर का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, उस केस में जितने लेबर चाहिए उतनी आपको लगानी पड़ेगी, जितनी यूनिट्स कैपिटल चाहिए उतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो सप्लाई इज इनइलास्टिक। तो कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों मैं, सुनिएगा ध्यान से। The ease with which factor substitution can be made and the cost of such factor substitution also determine price elasticity of supply. If the factor of production used in production process are commonly available and can be easily substituted, जो factors आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं बच्चों, वो इजीली अवेलेबल है, पहला ऑप्शन। और दूसरा, इजीली सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। लेबर नहीं है तो कैपिटल चल जाएगा, कैपिटल नहीं है तो लेबर चल जाएगा, ऐसा अगर पॉसिबल है, then the firms will be able to produce quickly and respond to an increase in price. अगर प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो जल्दी से वो फर्म सप्लाई भी बढ़ा सकती हैं, अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल हैं और आपस में सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं तो। बट if a production process involve use of material which are short in supply, ऐसे रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, इनकी सप्लाई बहुत शॉर्टेज में है, जो आसानी से नहीं मिलते आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप इजीली क्विकली सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तो वही बात हो गई, इफ द लेबर एम्प्लॉयड इज स्कार्स, मान लो जो लेबर आपने लगा रखी है, जितनी लेबर आपने लगा रखी है वो पहले ही कम है, अगर आपको और लेबर की जरूरत पड़ भी गई तो लेबर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ऐसा एरिया प्रोडक्शन का आपका है, या फिर जो मटेरियल आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इजीली सप्लाई को चेंज नहीं कर पाएंगे बच्चों। उस टाइम पे क्या होगा, सप्लाई इज इनइलास्टिक। बट अगर सोचो लेबर भी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, और आपस में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है लेबर का कैपिटल से, कैपिटल का लेबर से, तो आप सप्लाई को इजीली चेंज कर पाओगे, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। ठीक है बच्चों। उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल physicians in healthcare industry and chartered accountants in accounting services, ये easily available नहीं होते बच्चों, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आप कर रहे हो, उसमें आपको टाइम लगता है, अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अगर सारे ही बच्चे एक ही बार में सीए बन जाते तो चार्टर्ड अकाउंट की सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है ना, तो सर्विसेज इजीली हम दे पाते हैं हर चीज की। तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए अकाउंटिंग सर्विसेज की सप्लाई जो है वो इलास्टिक तो नहीं बोल सकते बच्चों, आप इलास्टिक बोलोगे ना। इस तरह से आप फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो बच्चों। बहुत सिंपल एग्जांपल था, इजी था, इंटरेस्टिंग था। अब जो लास्ट, सेकंड लास्ट फैक्टर है बच्चों, वो क्या है, इफ बोथ लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल मूवमेंट। बच्चों लेबर और कैपिटल अगर इजीली मूवेबल है फ्रॉम वन फर्म टू अदर फर्म, फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर इंडस्ट्री, तो सप्लाई को आप इजीली चेंज कर सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी इंडस्ट्री जो है वहां पर लेबर कैपिटल की शॉर्टेज हो गई है, तो दूसरे एरिया से आप अगर मंगवा सक रहे हैं और वो अवेलेबल है इजीली, वो मोबाइल इन नेचर है, इजीली मूव हो जाएगी, वहां से यहां आप सप्लाई बढ़ा पाएंगे। बट इफ लेबर एंड कैपिटल आर नॉट इजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, आप सप्लाई को इजीली चेंज नहीं कर सकते बच्चों। एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, कह रहे इफ बोथ कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, then the elasticity of supply of a product is higher than if capital and labor cannot be easily switched. For example, a printing press can easily switch between printing magazines and greeting cards. Similarly, falling price of a particular vegetable encourage farmers to switch of the production to another goods. बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में आप प्रिंटिंग मशीन से ग्रीटिंग कार्ड्स भी बना सकते हैं, आप प्रिंटिंग प्रेस मशीन से मैगजीन भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ग्रीटिंग कार्ड्स की मार्केट में भी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं बिक रहे हैं, उसके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, उसका प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है,
तो आप सेम प्रिंटिंग प्रेस को और सेम लेबर को मैगजीन के प्रोडक्शन में लगा सकते हैं ना। तो लेबर और कैपिटल, मशीन और लेबर दोनों इजीली स्विच हो गए फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। तो आपकी सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप इजीली सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि लेबर और कैपिटल को हम स्विच नहीं कर सकते फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, उस टाइम पर आप सप्लाई को भी फिर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लेबर मूव हो ही नहीं पाए। उस केस में सप्लाई होगी इनइलास्टिक। अगर इजीली मूवेबल है, मोबाइल है, फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, तो आप बोलोगे सप्लाई इज इलास्टिक। अपनी सप्लाई चलती रहेगी। मैगजीन की चल रही है, ग्रीटिंग कार्ड की बंद हो गई, ग्रीटिंग कार्ड की चल रही है, मैगजीन की बंद हो गई, लेकिन चल तो रही है सप्लाई। तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बढ़ाता रहेगा, सप्लाई इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि उसकी लेबर और उसकी कैपिटल इजीली स्विच हो सकती है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, इसलिए सप्लाई विल बी इलास्टिक, उसका रिस्पॉन्स बना रहेगा। अब एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये फैक्टर आपका सप्लाई का फैक्टर भी था। अगर फ्यूचर में प्रोड्यूसर को ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ेगा, अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आज प्रोड्यूसर का क्या रिस्पॉन्स होगा, बोलो बच्चों। If a producer expect that price will rise in future, he will supply less in present, बोलो yes or no। तो आज प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो कम आ रहा है सप्लाई का, सप्लाई इज इनइलास्टिक। अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो फॉल होंगे, तो वो आज कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा, सप्लाई इज मोर इलास्टिक, बोलो yes or no। तो बच्चों फ्यूचर का प्राइस भी इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। देखिए कैसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल राइज इन प्राइस इन फ्यूचर विल मेक सेलर्स रिस्पॉन्ड लेस टू करंट राइज इन प्राइस। अगर फ्यूचर में जो है वो प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज प्रोड्यूसर लेस रिस्पॉन्स करेंगे, आज प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेंगे मार्केट में जो प्राइस आज चल रहा है उस पर, क्योंकि कल तो और बढ़ जाएगा, वो कल सप्लाई करेंगे, आज रिस्पॉन्स कम होगा। इस तरह से बच्चों आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो भी आपने फैक्टर्स पढ़े, ये सारे फैक्टर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं बच्चों। एज लाइक हमने डिमांड में पढ़ा, वही टॉपिक हमने सप्लाई में पढ़ा, बस फैक्टर्स अलग अलग हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बाकी चैप्टर बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। इसके बाद अब एक टॉपिक आता है बच्चों कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी चेंज ओवरनाइट। हम एक रात में, एक दिन में सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते बच्चों। अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, हाँ प्रोड्यूसर का रिएक्शन, सप्लायर का रिएक्शन ये होता है कि प्राइस चेंज होंगे तो मैं सप्लाई भी चेंज करूंगा। अगर प्रोड्यूसर चाहे मैं रात रात में सप्लाई इंक्रीज कर दूं तो वो नहीं हो सकता। टाइम पीरियड, टाइम चाहिए, टाइम पीरियड शॉर्ट भी है, मीडियम भी है, लॉन्ग रन भी है। तो कौन से टाइम पीरियड में सप्लाई कितनी चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। कौन से टाइम पीरियड में सप्लाई कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो टाइम पीरियड आपके पास कितने तरह के हैं बच्चों? आपके पास फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लाई, टाइम हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। टाइम को आपने 3 पीरियड में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। सप्लाई से रिलेट करते हुए आप 3 पीरियड में टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हो बच्चों। सबसे पहला जिसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड को आप एक नाम दे सकते हैं बच्चों, दैट इज मार्केट पीरियड। इस पे एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट इज वेरी शॉर्ट पीरियड? वेरी शॉर्ट पीरियड आपके पास है और प्राइस चेंज हो गया, आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते बच्चों। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते बच्चों। क्या लिखोगे सुनिए, मार्केट पीरियड, market period refers to a very short period in which supply cannot be changed in response to change in demand। डिमांड में चेंज आ रहा है, प्रोड्यूसर देख रहा है डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है मेरे प्रोडक्ट की, मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम पीरियड बहुत बहुत कम है, वेरी शॉर्ट है, वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कौन से फैक्टर्स को आप बदल सकते हो? याद है प्रोडक्शन फंक्शन किया होगा क्लास 11 12 में। शॉर्ट पीरियड में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड को नहीं।
लॉन्ग पीरियड में आप सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड में आप कोई फैक्टर चेंज नहीं कर सकते बच्चों। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, सो वी कैन से दैट इन वेरी शॉर्ट पीरियड, इन मार्केट पीरियड, सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब जीरो, वी कैन नॉट चेंज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टेक्स टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ, और टाइम तो चाहिए सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। तो सो इन मार्केट पीरियड सप्लाई इज लिमिटेड, like in case of perishable goods, vegetables, fruits, milk. Therefore, supply curve is perfectly inelastic. Supply curve is perfectly inelastic. मान लीजिए आज फ्रूट्स में ऑरेंजेस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, आपको बोलते हैं कल ऑरेंजेस लेके आओ, मार्केट में ऑरेंजेस नहीं, आपको प्रोड्यूस करने, आप एक रात में कैसे ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर देंगे बच्चों? तो इन गुड्स के केस में, ज्यादातर पेरिशेबल गुड्स में या ऐसे गुड्स जिनमें टाइम लगता है प्रोड्यूस होने में, जिसमें हमारे हाथ में प्रोडक्शन नहीं है, तो वहां पर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी बच्चा? सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे आपने पढ़ा ES इक्वल्स टू 0 के केस में डिग्रीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या आता है? पहला टाइम पीरियड क्या था बच्चों? वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा आता है बच्चों शॉर्ट पीरियड, जहां पे आप सप्लाई को थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है जिसमें हम फिक्स्ड फैक्टर्स को, लैंड, बिल्डिंग, इनको चेंज तो नहीं कर सकते, बट लेबर, रॉ मटेरियल, इनको तो चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच वी कैन चेंज, अ प्रोड्यूसर कैन चेंज द वेरिएबल फैक्टर्स। अगर वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं तो थोड़ी बहुत सप्लाई भी चेंज हो सकती है। वेरी शॉर्ट रन से थोड़ा सा बड़ा पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, तो क्या होता है सुनिए। शॉर्ट रन पीरियड रेफर्स टू period in which output, any supply, can be changed by changing only variable factors. तो supply is less responsive to changing demand. बच्चों लॉन्ग रन होता तो कितना भी सप्लाई को आप चेंज कर लो, ठीक है। शॉर्ट रन है तो लिमिटेड चेंज कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि इन द शॉर्ट रन सप्लाई इज लेस इलास्टिक, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा, जितनी डिमांड चेंज हो रही है उतना भी चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर वो नहीं हो सकता। जितनी डिमांड चेंज हो रही है उससे कम सप्लाई में चेंज आएगा, तो बोल रहा हूं लेस रिस्पॉन्स है सप्लाई का, तो लेस इलास्टिक मैंने उसको बोल दिया। तो सप्लाई कर्व, अब बताओ अगर लेस रिस्पॉन्स आ रहा है सप्लाई में तो हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी कैसी है बच्चों? आप बोलोगे लेस इलास्टिक है सर, इन इलास्टिक है सर। तो लेस इलास्टिक के केस में या फिर इन इलास्टिक के केस में सप्लाई कर्व कैसा होता है? बोलो, आप बोलोगे सर लेस इलास्टिक कर्व होता है, स्टीपर होता है ना। स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? आप बोलोगे एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। देखो, तो इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज लेस इलास्टिक, हेंस सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि स्टीपर कर्व होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लॉन्ग रन में। लॉन्ग पीरियड वो है जब आप सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और लॉन्ग रन वो है जहां आप फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों ही फैक्टर्स को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज किया जा सकता है, दोनों फैक्टर्स चेंज करके, फिक्स्ड फैक्टर्स भी और वेरिएबल फैक्टर्स भी। इनकी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में। ओके, तो इन केस ऑफ लॉन्ग रन पीरियड सप्लाई इज मोर इलास्टिक, सो सप्लाई का स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्लैटर कर्व। ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चों वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, यहां 3 पीरियड दिए हुए। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होगा? सेकुलर पीरियड जिसे हम बोलते हैं, वहां पे सप्लाई होगी परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई को कितना भी आप चेंज कर सकते हो वेरी लॉन्ग रन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वेरी लॉन्ग रन में क्या होगा, आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वहां पर होगी सर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया जितने टॉपिक्स हमने किए? ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। हमने डिग्रीज कर ली इलास्टिसिटी सप्लाई की 5। इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है हम लोगों ने कर लिया। सप्लाई टॉपिक भी हम पूरा खत्म कर चुके हैं, मूवमेंट, शिफ्टिंग, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सब कर चुके हैं। सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, इन सबको आप रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। अभी एक टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, देखो हम लोगों ने डिमांड भी कर लिया, हम लोगों ने सप्लाई भी कर लिया। डिमांड और सप्लाई दोनों करने के बाद आपको याद है डिमांड और सप्लाई are the two tools of microeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं डिमांड और सप्लाई। जो भी कुछ होता है
हम मार्केट फोर्सेस से डिसाइड करते हैं। आपको कमोडिटी का प्राइस सेट करना है, आप डिमांड सप्लाई से करते हैं। आपको मार्केट का इक्विलिब्रियम देखना है, कहां पे, आप डिमांड सप्लाई से देखते हैं। तो डिमांड सप्लाई आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इन बिजनेस आपको डिमांड सप्लाई के यूज बहुत सारे करने पड़ेंगे, राइट। आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू सप्लाई, आपको सब कुछ डिमांड सप्लाई से देखना पड़ता है। तो डिमांड और सप्लाई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट का बैलेंस क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट कहां पे है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज द टॉपिक। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर आते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का सरप्लस मैक्सिमाइज्ड होता है, दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आता है देखिए, कैसे चेंज होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ओके, मार्केट डिमांड क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। मार्केट डिमांड इज सम टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट, इट्स कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये आपने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, इसका कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। यहां तक आप कर चुके हैं। तो जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मीट करेंगे, उसको क्या बोलोगे बच्चों आप, मार्केट इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस सेट होगा, उस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस सेट होगा, उस प्राइस को आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलो, उसको बोलोगे आप इक्विलिब्रियम प्राइस। इट इज दैट प्राइस एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। चलिए इसको हम एक बार ना एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल में आपने प्राइस लिया, इसका प्राइस ऑफ चॉकलेट्स, प्राइस ऑफ चॉकलेट्स आपने लिया बच्चों 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मार्केट डिमांड विल राइज और फॉल। बोलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस मार्केट डिमांड विल फॉल ना। चलिए मार्केट डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई, from 100 to 80 to 60 to 40 to 20. अब according to law of supply when price increases, according to law of supply when price increases, market supply also increases 20, 40, 60, 80, 100. अब ध्यान से देखो बच्चों, जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल आ रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम लेवल तो हमने देख लिया कहां पर आता है, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है। इक्विलिब्रियम लेवल पर प्राइस कौन सा है बच्चा, प्राइस है 6। इस प्राइस को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस प्राइस को बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं, उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। एक बात और ध्यान दो बच्चों, अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले देखें, इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले देखें 2 या 4 पे, तो यहां पर मार्केट डिमांड 100 है और मार्केट सप्लाई 20 है। मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, इसको आप बोल रहे हो एक्सेस डिमांड। क्या बोल रहे हो, एक्सेस डिमांड, या मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों शॉर्टेज। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई ना हो, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, शॉर्टेज। उसके बाद देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस 6 है, 6 के बाद 8 और 10 है। जब 8 और 10 प्राइस है, इस 8 और 10 को या 2 और 4 वाले प्राइस को आप क्या बोलोगे, वो इक्विलिब्रियम प्राइस तो नहीं है बच्चा, इक्विलिब्रियम प्राइस तो 6 है। तो 2, 4, 8 और 10 ये कौन से प्राइस है, इन्हें बोलते हैं बच्चों मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, मतलब 8 या 10 6 से ज्यादा है,
उस सिचुएशन में सप्लाई आप देखो 80 है, डिमांड 40 है, सप्लाई 100 है, डिमांड 20 है, इसका मतलब यहां पर एक्सेस सप्लाई है। इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों सरप्लस। क्या बोल सकता हूं? सरप्लस। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है। तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई मतलब कि शॉर्टेज या सरप्लस, ये दोनों सिचुएशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। मार्केट इक्विलिब्रियम तब होगा जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे। ना एक्सेस डिमांड होगी, ना एक्सेस सप्लाई होगी, ना शॉर्टेज होगी, ना सरप्लस होगी। उसे बोलते हैं हम क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब इसी टेबल से हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ में देखा सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है बच्चों, दोनों कर्व जहां मीट कर रहे हैं उसे हमने बोल दिया मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोल दिया? मार्केट इक्विलिब्रियम। जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा था, 8 था या 10 था, जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा था, कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा था तो हमने देखा टेबल में, हमने टेबल में मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई है। सेम चीज यहां देखो, मार्केट प्राइस 8 और 10 इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई है। इसको मैंने बोला बच्चों सरप्लस। क्या बोला? सरप्लस। एक्सेस सप्लाई को सरप्लस बोलते हैं। अब अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, मतलब 4 या 2 है, इस पे हमने देखा एक्सेस डिमांड यानी कि शॉर्टेज। क्या देखा बच्चों? शॉर्टेज। तो शॉर्टेज कब होती है? ये क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। शॉर्टेज सिचुएशन कब होगी? जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। क्या? जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा तो शॉर्टेज होगी। मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा, एक्सेस सप्लाई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, अब मेरी बात सुनिए। अगर इससे आगे भी कुछ और पूछते हैं, इससे आगे भी कुछ और पूछते हैं, वो क्या? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। excess demand, in case of excess demand, आप बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, इसलिए एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? कि बायर्स आर डिमांडिंग मोर देन द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई। इतना प्रोड्यूसर बेचने को तैयार नहीं है जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। इस टाइम पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है किसमें? कंपटीशन बहुत ज्यादा है अमंग बायर्स। कंपटीशन बहुत ज्यादा है अमंग बायर्स। ईच बायर इज रेडी टू पे द हायर प्राइस। मैं प्राइस दे दूंगा, मुझे सामान चाहिए बस। इसलिए कंपटीशन बायर में और एक्सेस डिमांड। जब बायर ज्यादा प्राइस देने को रेडी हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? डिमांड, मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ने लगेंगे। जब बायर ही रेडी है तो प्राइस मार्केट में बढ़ने लगेंगे। डिमांड फॉल होना शुरू होगी, सप्लाई बढ़ना शुरू होगी। डिमांड फॉल होना शुरू होगी, सप्लाई बढ़ना शुरू होगी। ये तब तक चलेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। अगर एक्सेस डिमांड चल रही हो इसका मतलब कंपटीशन बायर्स में, और बायर अब प्रोडक्ट जो बाय करना चाहता है उसका कितना भी प्राइस देने को तैयार है, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है जब बायर्स में, तो डिमांड एक्सेस होने से प्राइस क्या होते हैं बच्चों? और बढ़ जाते हैं। डिमांड एक्सेस होने से प्राइस और बढ़ जाते हैं, और प्राइस के बढ़ने के बाद क्या होता है? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, सप्लाई एक्सपांड होती है। दोनों तब तक चलते हैं जब तक मार्केट में वापस इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स। ऐसे ही होता है एक्सेस सप्लाई में। अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई चल रही है तो बच्चों कंपटीशन होगा सेलर्स में, कंपटीशन होगा सेलर्स में, और प्राइस मार्केट में गिरने लगेंगे। हर सेलर चाहता है बेचना, हर सेलर चाहता है बेचना। बहुत सारे सेलर्स मार्केट में, एक्सेस सप्लाई हो गई है तो प्राइस मार्केट में गिरेंगे, और जब प्राइस मार्केट में गिरेंगे तो सप्लाई भी कम होना शुरू होगी और डिमांड बढ़ना शुरू होगी। ये तब तक चलेगा जब तक एक्सेस सप्लाई मार्केट से खत्म ना हो जाए, वापस हम इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है ही ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली मार्केट को वापस इक्विलिब्रियम तक ले आते हैं बच्चों। इसलिए बोलते हैं दे आर एफिशिएंट, इसलिए दे आर एफिशिएंट। अब इसी पे एक टॉपिक है बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम
एंड एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है सुनिएगा ध्यान से। मार्केट इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी ये क्या चीज है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। सोशल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द नेट गेन्स टू सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंज दैट आर मेड इन अ पर्टिकुलर मार्केट। अगर हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो मार्केट में सोसाइटी को क्या चाहिए, जो उसे चाहिए वो मिल जाए और उसे कोई लॉस भी ना हो, नुकसान भी ना हो, हार्म भी ना हो बच्चों। जब भी बाय और सेल हो रहा है तो उन्हें फायदा ही होना चाहिए, गेन होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर का भी फायदा, प्रोड्यूसर का भी फायदा, कंज्यूमर का भी बेनिफिट, प्रोड्यूसर का भी बेनिफिट। अगर दोनों ऐसा है मार्केट में तो मार्केट एफिशिएंट है बच्चों। कंज्यूमर को गेन हो रहा है, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, दिस इज नॉट एफिशिएंसी। प्रोड्यूसर को गेन हो रहा है, कंज्यूमर लॉस में जा रहा है, ये भी एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी क्या है, कंज्यूमर भी बेनिफिट में है, प्रोड्यूसर भी बेनिफिट में है, दोनों ही गेन में है, इसे बोलते हैं सोशल एफिशिएंसी। तो अब ये होना चाहिए, तो दोनों का वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द बेनिफिट डिराइव बाय प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉस्ट। अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी लगी है उससे ज्यादा में बेचता है तो वो प्रॉफिट में रहता है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। और कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस देखिएगा ध्यान से क्या होता है बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, देयर इज वेलफेयर gain to producers as well as when they participate in the market, namely producer surplus। बच्चों प्रोड्यूसर सरप्लस तो आपने पढ़ लिया क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जब कंज्यूमर को जितने प्राइस वो दे रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए, कंज्यूमर जितने प्राइस प्रोडक्ट के लिए दे रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, या फिर जितना प्राइस वो देना चाहता है, जितना प्राइस वो देना चाहता है मार्केट प्राइस उससे भी कम है तो वो फायदे में। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों अगर मार्केट में है तो सोशल एफिशिएंसी है मार्केट में, वरना नहीं है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब यूनिट 3 हमारी खत्म हो गई है। यूनिट 3 का नाम था थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यूनिट 3 के बाद अब आती है बच्चों समरी, यूनिट 3 की समरी। समरी में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जितना भी हमने अब तक किया है इन शॉर्ट उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहले पूरा पढ़ें अच्छे से, फिर एक बार समरी पढ़ लें एग्जाम से पहले या क्वेश्चंस करने से पहले जरूर पढ़ें समरी को बच्चों। समरी पढ़ने से क्या होता है, आपको सारा कुछ जल्दी से वापस रिवाइज हो जाता है बच्चों। ये समरी है। समरी के बाद आपको शुरू होते हैं बच्चों एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। जब एग्जाम हो और सामने एमसीक्यूज आए, अरे ये तो मैंने कर रखा है, स्माइल होनी चाहिए फेस पे, ये तो मैंने कर रखा है। और वो तब कर रखा होगा जब आपने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रखे हैं, नोट से भी और मॉड्यूल से भी। ये नोट से भी और मॉड्यूल से भी सारे एमसीक्यूज आप करोगे तो आपको मजा आएगा बच्चों, ठीक है। अब आज का आपका होमवर्क है बहुत सारा, जितने भी एमसीक्यू यहां पर है, जितने भी एमसीक्यू अराउंड 100 एमसीक्यूज, आपको सारे एमसीक्यूज बच्चों करने हैं खत्म अच्छे से। एक एक एमसीक्यू को कंसेप्ट से समझना है। आंसर देख के आ रहा ये आंसर है चलो हो गया, ऐसा नहीं, कंसेप्ट से आंसर समझना, ठीक है। समझिए, एमसीक्यूज कीजिए, डाउट लीजिए जितने हो सके, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो आज की क्लास को यहीं कुछ करते हैं बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।